हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग एप्टीट्यूड के 1000 क्वेश्चन सीरीज में। आज हमारा भाग नंबर 7 है शिक्षण मूल्यांकन और मूल्यांकन विधियों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप छत्तीसगढ़ बीएड डीएलएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा से बीएड डीएलएड करना चाहते हैं तो हमारे टीम द्वारा एक कोर्स निकाला गया है। इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशन, पीडीएफ नोट्स तथा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। यह कोर्स आपको A2 क्लासेस ऐप पर मिल जाएगा। यह ऐप आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। आप प्ले स्टोर में A2 क्लासेस ऐप सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको A2 क्लासेस ऐप मिल जाएगा। इस कोर्स का प्राइस 999 रुपये है, लेकिन पहले 50 स्टूडेंट के लिए इसका प्राइस मात्र 499 रुपये रखा गया है। हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षण मूल्यांकन टीचिंग एवल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों के ज्ञान को परखना, शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन करना, शिक्षकों की आय का निर्धारण करना, पाठ्यक्रम को सरल बनाना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन करना। शिक्षण मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षक की प्रभावशीलता का आकलन करना। संग्राहक मूल्यांकन का उपयोग कब किया जाता है? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, शिक्षण प्रक्रिया के अंत में, पाठ्यक्रम शुरू होने से पहले, छात्रों की उपस्थिति के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया के अंत में संग्राहक मूल्यांकन का उपयोग शिक्षण प्रक्रिया के अंत में किया जाता है। रूब्रिक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? छात्रों के प्रदर्शन को मापने के लिए, पाठ्यक्रम को विभाजित करने के लिए, शिक्षकों के समय प्रबंधन, शिक्षकों के लिए समय प्रबंधन, परीक्षा का समय निर्धारित करने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छात्रों के प्रदर्शन को मापने के लिए। फॉर्मेटिव मूल्यांकन का मुख्य लाभ क्या है? छात्रों की प्रगति की निगरानी करना, परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना, पाठ्यक्रम समाप्त करना, शिक्षकों को पुरस्कृत करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छात्रों की प्रगति की निगरानी करना। फॉर्मेटिव मूल्यांकन का मुख्य लाभ है छात्रों की प्रगति की निगरानी करना। मूल्यांकन में मूल्य आधारित प्रश्न का उपयोग क्यों किया जाता है? छात्रों के मूल्यों और नैतिकता को परखने के लिए, कठिनाई स्तर बढ़ाने के लिए, पाठ्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, शिक्षकों के कार्यभार को कम करने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छात्रों के मूल्यांकन और नैतिकता को परखने के लिए। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? केवल अकादमिक प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करना, छात्रों के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन करना, परीक्षा को कठिन बनाना, पाठ्यक्रम को छोटा करना। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्रों के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन करना। वैकल्पिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? रटने की प्रवृत्ति को कम करना, छात्रों को समूह कार्य में प्रोत्साहित करना, परीक्षा के समय को कम करना, शिक्षकों की कार्यप्रणाली में सुधार करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रटने की प्रवृत्ति को कम करना। वैकल्पिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है रटने की प्रवृत्ति को कम करना। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों की कमजोरियों और त्रुटियों का पता लगाना, परीक्षा का समय निर्धारित करना,
छात्रों को सर्टिफिकेट देना, पाठ्यक्रम को छोटा करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छात्रों की कमजोरियों और त्रुटियों को का पता लगाना। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों की कमजोरियों और त्रुटियों का पता लगाना। मूल्यांकन प्रक्रिया में स्वमूल्यांकन का क्या लाभ है? छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, शिक्षकों का समय बचाना, छात्रों की अनुशासन क्षमता बढ़ाना, पाठ्यक्रम को सरल बनाना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना। मूल्यांकन प्रक्रिया में स्वमूल्यांकन का यह लाभ है कि छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना। खुले पुस्तक परीक्षण ओपन बुक टेस्ट का मुख्य लाभ क्या है? रटने की प्रवृत्ति को कम करना, छात्रों का समय बचाना, शिक्षकों को कार्य आसान करना, परीक्षा की कठिनाई बढ़ाना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रटने की प्रवृत्ति को कम करना। शिक्षण मूल्यांकन का आधार क्या होना चाहिए? छात्रों की उपस्थिति, छात्रों को सीखने की क्षमता, छात्रों की दक्षता, पाठ्यक्रम की संरचना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्रों की सीखने की क्षमता। शिक्षण मूल्यांकन का आधार छात्रों की सीखने की क्षमता होना चाहिए। संदर्भ मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करना, एक निश्चित मानक के आधार पर प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, छात्रों को प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करना, परीक्षा परिणाम में सुधार करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक निश्चित मानक के आधार पर प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। संदर्भ मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह एक निश्चित मानक के आधार पर प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। पोर्टफोलियो मूल्यांकन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? छात्रों के कार्य और उपलब्धियों को रिकॉर्ड करने के लिए, परीक्षा में सटीकता बढ़ाने के लिए, छात्रों की कार्यशैली सुधारने के लिए, पाठ्यक्रम को रोचक बनाने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छात्रों के कार्य और उपलब्धियों को रिकॉर्ड करने के लिए। पोर्टफोलियो मूल्यांकन का उपयोग छात्रों के कार्य और उपलब्धियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ का सबसे बड़ा लाभ क्या है? समय की बचत, रचनात्मकता बढ़ाना, छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, ग्रेडिंग आसान बनाना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समय की बचत करना। MCQ का सबसे बड़ा लाभ है समय की बचत करना। उद्देश्य आधारित मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करना, शिक्षकों का समय बचाना, छात्रों की रुचि बढ़ाना, पाठ्यक्रम का विस्तार करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करना। उद्देश्य आधारित मूल्यांकन का उद्देश्य है शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करना। मानविकी मूल्यांकन किस पर ध्यान केंद्रित करता है? छात्रों के सर्वांगीण विकास पर, केवल अकादमिक प्रदर्शन पर, शिक्षकों की कार्यक्षमता पर, परीक्षा परिणाम पर। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छात्रों के सर्वांगीण विकास पर।
मानविकी मूल्यांकन छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। मूल्यांकन में फीडबैक का क्या महत्व है? छात्रों की गलतियों को सुधारना, शिक्षकों का कार्यभार बढ़ाना, पाठ्यक्रम को छोटा करना, परीक्षा का समय निर्धारित करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। छात्रों की गलतियों को सुधारना। मूल्यांकन फीडबैक का यह महत्व है कि छात्रों को गलतियों को सुधारा जा सकता है। सुधारना। ऑब्जर्वेशन विधि का मुख्य उद्देश्य किसके लिए होता है? छात्रों के व्यवहारिक गतिविधियों का विश्लेषण, परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए, शिक्षकों का मूल्यांकन करने के लिए, पाठ्यक्रम को आसान बनाने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्रों की व्यवहारिक गतिविधियों का विश्लेषण करने के लिए ऑब्जर्वेशन विधि का उपयोग किया जाता है। कठिनाई सूचकांक डिफ़िकल्टी इंडेक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रश्नों की कठिनाई का आकलन करने के लिए, परीक्षा का समय निर्धारित करने के लिए, छात्रों की प्रगति को मापने के लिए, शिक्षकों की दक्षता परखने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्नों की कठिनाई का आकलन करने के लिए कठिनाई सूचकांक का उपयोग किया जाता है। मूल्यांकन में पारदर्शिता का क्या लाभ है? छात्रों का विश्वास बढ़ाना, शिक्षकों का कार्यभार कम करना, परीक्षा परिणाम में सुधार करना, पाठ्यक्रम को रोचक बनाना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मूल्यांकन में पारदर्शिता का यह लाभ है कि छात्रों का विश्वास बढ़ाना। अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो A2 क्लासेस ऐप से जुड़ जाइए। यह ऐप आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। आपको आगे और सारी वीडियो इस चैनल पर इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारी वीडियो मिलेंगी।